हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्यूचर टेंस के कन्वर्जन के आगे के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उससे संबंधित जो एक्सेप्शंस हैं यानी जो अपवाद होते हैं, जिनका मतलब ये है कि नियम जो हमारे हैं, जो रूल्स हैं, वो कहते हैं कि यह कार्य संभव है, लेकिन एक्सेप्शंस कहते हैं कि यह कार्य नहीं हो सकता। और अगर रूल्स कहते हैं कि यह कार्य नहीं हो सकता तो एक्सेप्शंस कहते हैं कि यह कार्य हो सकता है। यानी दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जो काम रूल्स कहेंगे है, एक्सेप्शंस कहेंगे नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो कन्वर्जन्स थे उनके बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में हो तो उसके लिए इसका रिपोर्टेड पार्ट अगर फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें विल को वुड और शुड में, शैल को वुड या शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। परंतु यदि वाक्य में पहले से ही वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड या डेयर शब्द आए हों तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन ये शब्द जो है मस्ट और नीड, इनसे संबंधित एक्सेप्शंस हैं। जैसे यहाँ रूल कहता है कि मस्ट और नीड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो एक्सेप्शंस हैं वो सीधा ये कहते हैं कि यहाँ चेंजेस होंगे। चलिए अब हम लोग अपने एक्सेप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे कैसे रूल्स हमारे चेंज होने हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है फॉर मस्ट, यानी मस्ट से संबंधित अपवाद। मस्ट को सामान्यतः डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय नहीं बदलते हैं, परंतु निम्न दशाओं में मस्ट को बदलना आवश्यक हो जाता है। आवश्यक कहने का मतलब ही ये है कि अगर हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जहां मस्ट को बदलना है और हम लोग अपने जो रूल्स कहते हैं कि मस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है उनको फॉलो करें और कोई चेंजेस ना करें तो वो सेंटेंसेस हमारे गलत मान लिए जाएंगे। चलिए फर्स्ट एक्सेप्शन है मस्ट से रिलेटेड वाला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है वर्तमान दायित्व। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में वर्तमान समय में किसी कार्य को करने का दायित्व यानी जिम्मेदारी अगर सौंप दी जाए तो वो उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहलाता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के कंडीशन में मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगर कोई टीचर है और उसको एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर जाना हो, जैसे टीचर्स की अलग अलग पीरियड्स लगती हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट पीरियड जो है वो एक अलग क्लास में वो टीचर अटेंड करेगा और सेकंड पीरियड के लिए दूसरी क्लास को अटेंड करना पड़ता है। तो वहाँ जाते समय बीच में अगर कोई कह दे कि आप रुक करके मुझसे बात कर लीजिए तो टीचर तो वहाँ नहीं रुक सकता है। क्यों? क्योंकि उसे नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना है। तो ये कंडीशन बनती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, क्योंकि उसके पास वर्तमान में वो जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड आई मस्ट रीच द क्लास एट वंस एज द स्टूडेंट्स आर वेटिंग। यानी अध्यापक कहता है कि मुझे अपनी कक्षा में तुरंत पहुंचना है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसकी अगर हमें इनडायरेक्ट बनानी है तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और मस्ट है। मस्ट को हमको चेंज करना होगा हैड टू में। द टीचर सेड दैट ही हैड टू रीच द क्लास एट वंस एज द स्टूडेंट्स आर वेटिंग। यहाँ पर टीचर के ऊपर एक वर्तमान का दायित्व यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था क्लास अटेंड करने का,
क्योंकि स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। तो इसलिए मस्ट को हैड टू में चेंज किया गया। अगर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता तो मस्ट में ही रहता, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर सेकेंड एक्सेप्शन का रूल है हमारे पास कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन यानी भविष्य का दायित्व। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर में भविष्य की कोई जिम्मेदारी हो तो उसमें मस्ट को चेंज करते हैं। अब देखिए, यदि मस्ट वाक्य में भविष्य के दायित्व यानी जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करे तो मस्ट को वुड हैव टू में बदल देते हैं। अब वुड हैव टू में बदलने का मतलब क्या हुआ? जैसे भूषण सेड आई मस्ट फाइंड अ जॉब फॉर माई सेल्फ बिफोर लॉन्ग, यानी भूषण ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय बीतने से पहले ही खुद के लिए एक नौकरी खोजनी है। तो यहाँ पर उसको अपने भविष्य से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर उसको अपना भविष्य सही रखना है तो उसको समय बीतने से पहले ही नौकरी खोजनी है। तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन में मस्ट हमारा जो है वो वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। तो भूषण सेड दैट ही वुड हैव टू, देखिए मस्ट को वुड हैव टू में चेंज किया गया, फाइंड अ जॉब फॉर हिमसेल्फ बिफोर लॉन्ग। माई सेल्फ को हिमसेल्फ क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूषण की बात भूषण के शब्दों में कही गई थी डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में इसे हमने अपने शब्दों में कहा। तो इसलिए जब भूषण खुद बोलेगा तो माई सेल्फ का यूज़ करेगा, और जब हम लोग बोलेंगे तो वहाँ पर हिमसेल्फ होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यदि डायरेक्ट स्पीच में मस्ट नॉट का प्रयोग किया गया हो। मस्ट नॉट का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो या फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो, अगर मस्ट नॉट का प्रयोग किया गया है तो डायरेक्ट स्पीच में भी मस्ट नॉट ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसे डोंट हैव टू में बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू मस्ट नॉट टेल माई ब्रदर अबाउट मी, यानी उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे बारे में मेरे भाई से कुछ भी नहीं बताना है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें तो मस्ट नॉट का यूज़ है, और ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन यानी भविष्य के लिए बोला जा रहा है कि कुछ भी मत बताना। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे मस्ट नॉट को मस्ट नॉट ही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट लगा हुआ है साथ में। तो ही टोल्ड और वार्नड, यानी हम लोग यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसे टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वार्न में भी चेंज कर सकते हैं। मी दैट आई मस्ट नॉट, यहाँ पर यू को जो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मी यानी कि मैं हूँ, तो इसके लिए जब मैं बोलूँगा तो खुद के लिए मैं आई का यूज़ करूँगा, तो यू को आई में चेंज किया गया। आई मस्ट नॉट टेल हिज ब्रदर अबाउट हिम। सेकेंड ऑप्शन, ये एक्सेप्शन जो है हमारा है वो नीड के लिए है। फर्स्ट तो मस्ट का था, अभी तक हम लोगों ने मस्ट के रूल्स को सुना। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है वो हमारा है नीड के लिए, फॉर नीड। नीडेंट को सामान्यतः इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते, यानी अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस हो तो उसे चेंज नहीं किया जाता है। परंतु जब किसी वाक्य का भाव स्पष्ट करना हो, यानी उसका आशय क्या है, उस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता है, अगर उस चीज़ को स्पष्टीकरण देना हो, क्लैरिफाइड करना हो, तो आवश्यकता अनुसार नीडेंट यानी नीड नॉट को वुड नॉट हैव टू, यानी अगर सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है तो उसके लिए हमें वुड नॉट हैव टू का यूज़ करना होगा। और अगर जो नीडेंट है उसका यूज पास्ट टेंस के लिए किया गया हो तो वहाँ उसे डिड नॉट हैव टू में, यानी नीड नॉट जो है अगर पास्ट टेंस के सेंटेंस में यूज़ हुआ हो तो उसे डिड नॉट हैव टू में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मिस्टर शर्मा थॉट इफ आई कैन गेट द पासबुक जस्ट नाउ आई नीडेंट कम अगेन। यानी यहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा ने सोचा कि अगर मैं पासबुक लेकर के अभी आया होता तो मुझे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर यह जो सेंटेंस है यह फ्यूचर टेंस के लिए संभावना को बताता है। जैसे यहाँ पर आई नीडेंट कम अगेन, यानी मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता, यानी फ्यूचर में उनको दोबारा वापस नहीं आना था तो उन्हें पासबुक, यानी बैंक में गए हैं, अगर पासबुक लेकर गए होते, कोई दूसरे काम से गए होंगे और पासबुक अगर नहीं लेके गए हैं तो उनके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि पासबुक लेकर आया होता तो मुझे दोबारा नहीं आना होता। तो इस सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कहेंगे मिस्टर शर्मा थॉट दैट इफ ही कुड, देखिए कैन है तो कैन को कुड में चेंज करते हैं, गेट द पासबुक जस्ट देन, देखिए जस्ट नाउ है तो इसे जस्ट देन, नियरनेस वर्ड्स हैं, ये नियरनेस वर्ड्स के बारे में अभी आपको आगे जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा नियरनेस वर्ड्स से, कि नियरनेस वर्ड्स की चेंजिंग कैसे होती है। जैसे जस्ट नाउ था तो उसको जस्ट देन में बदला गया है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें निकटता को दूरी बताने वाले शब्दों में बदला जाता है। तो जस्ट देन ही वुडेंट हैव टू कम अगेन, यानी यहाँ पर नीडेंट को वुड नॉट हैव टू में चेंज किया गया। एक और सेंटेंस देखिए, द यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म मी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है उसने मुझे इन्फॉर्म किया, यू नीडेंट फिल द एनरोलमेंट एज यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड, यानी आपको एनरोलमेंट भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से एनरोल्ड हैं। तो यानी यहाँ ये कार्य पहले ही पास्ट में ही हो चुका है। तो जब ये सेंटेंस पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ नीड नॉट को हमें डिड नॉट हैव टू में चेंज करना होगा, यानी डिडेंट हैव टू। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो क्या होगा, द यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म मी दैट I didn't have to fill the enrollment as I am already enrolled, यानी यूनिवर्सिटी ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि मुझे एनरोलमेंट फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही एनरोल्ड हूँ। एक नोट है इससे संबंधित, रिपोर्टिंग वर्ब से या टेल के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ब्स का प्रयोग विभिन्न अर्थ प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हम लोगों ने अभी तक जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसमें या तो से पढ़ा है, या तो टेल पढ़ा है, या तो सेड पढ़ा है, या विल से टू पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने एक लास्ट एग्जांपल में यूज़ किया था कि वहाँ पर हम लोगों ने उसे टोल्ड में भी चेंज किया था और वार्न्ड में भी। जैसे ये अभी जस्ट हम लोगों ने इसको यूज़ किया था कि ही सेड टू मी यू मस्ट नॉट टेल माई ब्रदर अबाउट मी। तो यहाँ पर सेड टू को हम लोगों ने या तो टोल्ड या तो वार्न्ड, दोनों में से किसी एक में, तो यानी टोल्ड तो चेंज करते ही हैं, वार्न्ड भी एक वर्ड होता है जो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से करके जो अन्य शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों को यहाँ शामिल किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ब्स के तौर पर लिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी हमारी वो एडमिट, तो प्रेजेंट टेंस में है तो एडमिट का यूज़ करिए, पास्ट टेंस में है तो एडमिटेड का यूज़ करेंगे। कन्फेस या कन्फेस्ड, यानी अगर कोई चीज़ स्वीकार करते हैं तो वह एडमिट करेंगे, कहीं गलती स्वीकार करते हैं तो उसके लिए कन्फेस है। आंसर देना है, उत्तर देना है तो रिप्लाई, जब किसी चीज़ का हम लोग प्रत्युत्तर देते हैं यानी जवाब देते हैं तो उसको रिप्लाई बोला जाएगा। प्रॉमिस, वादा करने के लिए। भरोसा रखना या निश्चित करने के लिए अश्योर।
किसी चीज़ का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं या किसी चीज़ पर नज़र अगर रख रहे हैं तो उसके लिए होता है ऑब्जर्व। ध्यान दिलाने के लिए पॉइंट आउट। जोड़ने, मिलाने या आगे कहने के लिए ऐड। इसके बाद फिर शिकायत अगर करनी है तो कंप्लेन, पास्ट टेंस में जाएंगे तो कंप्लेंड। उसी तरह से सारी, जैसे पॉइंट आउट है तो पॉइंटेड आउट, ऑब्जर्व है तो ऑब्जर्व्ड, अस्योर है तो अस्योर्ड, ऐड है तो एडेड, एग्री है तो एग्रीड, सहमत होने के लिए। भीख मांगना या दया की प्रार्थना करना तो उसके लिए बेग, पास्ट टेंस में बेग्ड। बहस करते हैं, तर्क लगाते हैं या झगड़ा करते हैं तो उसके लिए आर्ग्यू। और बहाना बना करके या किसी को समर्थन करना हो तो उसके लिए प्लीड, और पास्ट टेंस में होगा तो प्लीडेड। इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारे वर्ड्स भी याद रहने चाहिए, जिससे कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो रिपोर्टिंग वर्ब्स को हम इनमें चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल्स समझ में आ रहे होंगे, और जो सीरीज़ मैंने बनाई है उस सीरीज़ में आपको हर एक चीज़ की डिटेल्ड रूल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से संबंधित डिटेल्ड रूल्स जो हैं वो पूरे के पूरे छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।